हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज बेटा हम क्लास 12th की जो बायोलॉजी है उसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इस चैप्टर के अंदर आज हम बात करेंगे किसके बारे में, एमटीपी के बारे में। और उसके बाद हम बात करेंगे एसटीडीज के बारे में। ठीक है, तो एमटीपी की यहाँ पर जो फुल फॉर्म है हमारी वो क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसकी फुल फॉर्म क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे एसटीडीज के बारे में, जिन्हें हम एसटीआईज के नाम से जानते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है कि बेटा जो प्रेगनेंसी है, ठीक है, जो अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है या फिर किसी और कारणवश जो प्रेगनेंसी हो जाती है जिसको कंटिन्यू करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, और भी दूसरे रीज़न हो सकते हैं जिसके चलते हमको क्या प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ जाता है और उसको जो प्रेगनेंसी है उसको अबॉर्ट करना पड़ जाता है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन की मदद से जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की जो प्रक्रिया है, जो अबॉर्ट करने की जो प्रक्रिया है, इसे ही कहते हैं हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंटेंशनल होती है, अपनी मर्जी के द्वारा होती है, वॉलंटरी क्या होती है, टर्मिनेशन होती है प्रेगनेंसी की विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। इसे ही कहते हैं हम एमटीपी या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इंटेंशनल या फिर वॉलंटरी टर्मिनेशन। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि एमटीपी की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कारण है एमटीपी का होने का, क्यों जरूरी है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, उसको अबॉर्ट करना। देखो बेसिकली इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे कि अगर अनसेफ कोइटस हो जाता है, अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है, इस दौरान जो प्रेगनेंसी होती है इसको टर्मिनेट करने के लिए भी क्या एमटीपी की जाती है। ठीक है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है। अगर कोई कपल है जो अनसेफ कोइटस के कारण अगर उसको प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी है, प्रेगनेंसी हो गई है, टर्मिनेट करना है, इस केस में भी क्या हम एमटीपी के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। सेकंड, अगर रेप्स वगैरह हो जाते हैं उस दौरान जो प्रेगनेंसी हो जाती है उसको भी क्या है अबॉर्ट करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। तीसरा कारण ये है कि अगर जो प्रेगनेंसी है, जो डेवलपिंग बेबी है, इसके कारण अगर मदर को कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, मदर की जान को खतरा हो सकता है या दोनों की ही जान को खतरा हो सकता है, उस कंडीशन के अंदर भी हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करते हैं। ये थे कुछ कारण जिसके चलते हम क्या है प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जाता है। कुछ कारण ऐसे हैं जिनके अंदर हम प्रेगनेंसी को अबॉर्ट नहीं करते हैं या एमटीपी को यूज़ नहीं करते, फॉलो अप नहीं करते हैं। जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यूट्रस के बाहर अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट का, इस दौरान भी हम क्या एमटीपी को यूज़ नहीं करते हैं। सेकेंड केस है, अगर कोई किसी प्रकार की सिस्ट डेवलप हो जाती है यूट्रस के अंदर, उस केस के अंदर भी हम क्या एमटीपी के प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, या फिर कोई और दूसरे रीज़न है जिसके चलते प्रेगनेंसी लाइक कंडीशंस हो जाती हैं, उस दौरान भी क्या हम एमटीपी को फॉलो अप नहीं करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं। तो ये तो कुछ थे कुछ कारण जिसके चलते हम क्या एमटीपी को फॉलो करते हैं, एमटीपी को जो प्रेगनेंसी है इसको अबॉर्ट कराते हैं, टर्मिनेट करते हैं। और कुछ रीजंस हमने बात करी इसके बारे में जिसके अंदर हम एमटीपी को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ये डाटा की बात करें, डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपीज परफॉर्म की जाती हैं वर्ल्ड वाइड। टोटल प्रेगनेंसीज के अंदर के अगर इसका डाटा देखा जाए तो टोटल जो प्रेगनेंसीज होती हैं, जो कंसेप्शन होती है, उनमें से 1/5 क्या होती है अबॉर्ट कर दी जाती है किसी ना किसी कारण के चलते। ठीक है, इंडिया के अंदर 1971 में एक लॉ पास किया गया, ठीक है, जिसे कहते हैं प्रेगनेंसी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इन 1971, एक्ट ऑफ 1971, ताकि इस प्रोसीजर को क्या किया जा सके, लीगल किया जा सके, कानूनी इसको रोक दिया जा सके, ताकि इस प्रोसीजर का कोई गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर सके, ठीक, गलत उसका यूज ना कर सके। जैसे कि आपको पता है इंडिया के अंदर क्या किया जाता है कि
फीमेल जो फीटस होता है उसको क्या अबॉर्ट कर दिया जाता है, उससे पहले चेक करवाया जाता है इम्यूनोसिंथेसिस के द्वारा, या फिर दूसरी जो रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स होती हैं अल्ट्रासाउंड है, इसके द्वारा फीटस के सेक्स के बारे में जानकर, ठीक है, उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एमटीपी। स्टार्टिंग के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है इस दौरान की बात हो रही है, इस दौरान उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, जो कि एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, जो सामाजिक तौर पर एक बहुत बड़ा पाप है, इसको नहीं करना चाहिए, जिसके चलते इस लॉ को पास किया गया ताकि फोर्सफुली इसको अप्लाई करके इस प्रकार की जो कुरीतियां फैली हुई हमारे समाज के अंदर उसको खत्म किया जा सके, ताकि फीमेल फिटिसाइड को रोका जा सके। ठीक है, इसीलिए इस लॉ को क्या किया गया, लीगलाइज किया गया, कानूनी रूप दिया गया, ताकि फीमेल फिटिसाइड को, भ्रूण हत्या को, कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सके। क्लियर है बेटा? अगर हम बात करें कि सेफ पीरियड कौन सा होता है, सेफ पीरियड कौन सा होता है एमटीपी की, तो स्टार्टिंग का जो ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि पहले तो 3 महीने होते हैं, यानी कि अप टू 12 वीक्स, इस दौरान के हम एमटीपी को कंसिडर करते हैं, जो कि काफ़ी सेफ होती है। इस पीरियड के दौरान टर्मिनेशन प्रेगनेंसी होती है, काफ़ी सेफ होती है, उसको अवॉइड करना काफ़ी सेफ होता है। मगर प्रेगनेंसी जैसे आगे बढ़ती है, 3 महीने से आगे सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, उस दौरान प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना बड़ा खतरनाक होता है, जो कि मदर के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ठीक है, इसीलिए 3 महीने से ज़्यादा जो प्रेगनेंसी होती है उसके लिए क्या है, कानूनी हमें क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है, डॉक्टर की राय लेनी पड़ती है, खासकर गायनेकोलॉजिस्ट, विद द हेल्प ऑफ सर्जिकल। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ऊपर की जो प्रेगनेंसी होती हैं, इनके अंदर सर्जरी के थ्रू क्या होता है, प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है। ठीक है, और वो भी क्या है, अंडर स्पेशल कंडीशंस होता है, जब खतरा होता है मदर को कि बेस प्रेगनेंसी के कारण मदर को खतरा हो सकता है, दोनों को खतरा हो सकता है, उस दौरान सर्जरी के द्वारा सेकेंड ट्राइमेस्टर से आगे चलकर क्या इसको हम अबॉर्ट करा सकते हैं। मगर थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर हम सर्जरी के द्वारा भी हम क्या है अबॉर्ट नहीं करा सकते, क्योंकि उस टाइम बहुत ही ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है मदर के लिए। ठीक है बेटा, तो एमटीपी की बात करें, एमटीपी के लिए फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर है, पहले जो 3 महीने होते हैं काफ़ी सेफ माने जाते हैं, और इन 3 महीनों के दौरान दवाइयों की मदद से क्या किया जाता है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है। और ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है, ड्रग जो यूज़ करते हैं डॉक्टर्स को, कौन सी करते हैं बेटा, मिसोप्रोस्टोल करते हैं, जो कि तरह की प्रोस्टाग्लैंडिन है, और इसके अलावा मिफप्रिस्टोन होती है, जो एक एंटी प्रोजेस्टेरोन में काम करती है। ठीक है, होता है क्या है बेटा, ये जो दवाइयाँ होती है प्रोस्टाग्लैंडिन क्या 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 करती है, लेवल बढ़ा देती है यूट्रस के अंदर, और ये जो मिफप्रिस्टोन है एंटी प्रोजेस्टेरोन काम करती है, प्रोजेस्टेरोन लेवल को क्या करते हैं, डाउन करती है, जिसके चलते क्या होता है, जो यूट्राइन की जो वॉल एंडोमेट्रियम होती है शेड हो जाती है, फॉर्म हो जाती है, जिसके चलते जो प्रेगनेंसी होती है वो टर्मिनेट हो जाती है प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने के कारण। ठीक है, और कई बार देखा जाता है अगर नॉर्मली अगर टर्मिनेट नहीं हो पाती है तो डेवलपिंग जो फीटस था वो बाहर नहीं आ पाता है, कुछ हिस्सा अंदर रह जाता है वॉर्म के अंदर, जिसके चलते कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। उस दौरान क्या किया जाता है, डॉक्टर क्या करते हैं, वैक्यूम पंप्स का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ सर्जरी का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते जो एमटीपी है इसको प्रॉपर तरीके से इसको क्या है फाइनलाइज किया जाए, खत्म किया जा सके, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सके। क्लियर है? बाकी बातें आपको बता चुका हूं कि किन कंडीशंस के अंदर एमटीपी की जाती है, किन कंडीशन में एमटीपी हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज के अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं, इसको खत्म करने के लिए, ठीक है, या फिर जहाँ पर क्या होता है कि जो कंटिन्यूशन होती है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना मुश्किल हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है बेबी के लिए भी और उसके मदर के लिए भी, उस कंडीशंस के लिए इसको हम टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, या फिर कोई एबनॉर्मलिटी होती है, जिससे बताया था मैंने कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, उस दौरान हम की जाती है, मगर सर्जरी की मदद से की जाती है। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस हैं जिसके चलते क्या एमटीपी को किया जाता है। बात समझ में आएगी एमटीपी क्या होता है, ये लॉ कब लागू किया गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में एसटीडीज कहा जाता है। फिर हम कहते हैं इसको एसटीआईज, क्या कहते हैं, एसटीआईज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ठीक है, ये वो बीमारियां होती हैं बेटा जो थ्रू कोइटस फैलती हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स फैलती हैं, ऐसी बीमारी को हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। इसका दूसरे नाम भी और नाम भी हैं, जैसे कि कहते हैं हम वेनरल डिजीज कहते हैं, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस इनको हम कहते हैं।
क्लियर है। तो काफ़ी वाइड रेंज होती है इनकी डिजीज़ की, कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स की। ये बैक्टीरिया के द्वारा भी फैलाई जाती है, वायरल भी हो सकती है, प्रोटोजोन भी हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन के थ्रू भी हो सकती है, और एक्टोपैरासाइट के थ्रू भी ये बीमारियां फैल सकती हैं। तो आपके सामने एक टेबल है, टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज बेटा जो एसटीडीज के द्वारा फैलती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। सबसे पहले हमारे क्या सिफिलिस है। सिफिलिस जो होती है ये ट्रेपोनिमिया पैलेडियम के द्वारा फैलाई जाती है। ठीक है। गोनोरिया जो है, जो गोनोरिया है वो निजेरिया गोनोरिया के द्वारा फैलाई जाती है। कैनक्रॉइड है जो कि हेमोफाइलस दुसराई के द्वारा फैलाई जाती है। वेगिनिटिस है जो कि गार्डनेरेला वेगिनलिस के द्वारा फैलाई जाती है। क्लेमाइडियसिस है जो कि क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस के द्वारा फैलाई जाती है। देयर आर सम बैक्टीरियल एसटीडीज एंड देयर पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो इसमें से सिफिलिस, गोनोरिया, वेगनिटिस और जो क्लेमाइडियसिस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वायरल की बात करें, वायरल में हमारे कौन सा हर्पिस जेनाइटलिस होता है जो कि HSV2 वायरस के द्वारा फैलाया जाता है, जो कि एक तरह का डीएनए वायरस होता है HSV2 वायरस के द्वारा। कॉन्डिलोमा एक्यूमिनेटम जो कि पेपोवा डीएनए वायरस, जो एक तरह का डीएनए वायरस के द्वारा फैलाया जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज है, ये भी वायरस के द्वारा फैलाई जाने वाली। नेक्स्ट है मोलुस्कम कॉन्टेजियोसम जो कि पॉक्स वायरस के द्वारा फैलाई जाती है, जो कि एक तरह का डीएनए वायरस है। इसके अलावा HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के द्वारा फैलाई जाने वाली डिजीज HIV में जो वायरस है इसके द्वारा एड्स फैलाई जाती है, एड्स बीमारी। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये भी एक बीमारी का इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और यहाँ से हर्पिस जेनेटलिस ये भी इंपॉर्टेंट बीमारी है एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हमारी क्या प्रोटोजोन के द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी हमारी कौन सी है? ट्राइकोमोनियासिस है जो कि ट्राइकोमोनास वेगिनलिस के द्वारा फैलाई जाती है, ट्राइकोमोनास वेगिनलिस के द्वारा फैलाई जाती है। इसके अलावा थ्रस्ट की जो बीमारी है, ठीक है, वो भी हमारे क्या फंगल डिजीज है, फंगस के द्वारा फैलाई जाती है। वेगिनिटीज होती है, ठीक है, जहाँ पर क्या होती है वेजेना के अंदर इचिंग वगैरह होती है, काफ़ी फ्लूइड येलो कलर का फ्लूइड डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, वो हमारी होती है वेगिनिटीज, जो कि हमारे क्या होती है जो ईस्ट जो होती है ईस्ट के द्वारा फैलाई जाती है। ठीक है बेटा। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी की जो बीमारी है ये भी क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर हमारी आती है, तो हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होती है। ठीक है। इसके अलावा इन बीमारियों के साथ साथ चलते तो क्या होता है, काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलती हैं आगे चलकर, जैसे कि पेल्विक जो एरिया होता है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। एबॉर्शन यानी कि प्री मैच्योर क्या होती है, यानी कि गर्भ का गिर जाना, जिसे एबॉर्शन कहते हैं, बच्चा एबॉर्ट भी हो जाता है। और फुल बर्थ होने के का जब फुल मैच्योर जो बर्थ होती है उसके अंदर स्टिल बर्थ हमें देखने को मिलती है, मरा हुआ बच्चा हमें पैदा होता है, उसके दौरान एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमें देखने को मिलती है इन बीमारियों के कारण, इनफर्टिलिटी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है इसके अंदर क्या कैंसर की बीमारियां भी हमें क्या डेवलप होती हुई हमें देखने को मिली हैं। ठीक है। अगर इनसे बात करें तो जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, HIV की जो बीमारी है ये सेक्सुअली ट्रांसफर के छोड़कर दूसरे तरीकों के द्वारा भी ये बीमारियां फैल सकती हैं, ट्रांसफर हो सकती हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर विद द हेल्प ऑफ नीडल्स। इंजेक्शन से नीडल्स होती हैं, जैसे कि जो ड्रग अब्यूज जो करते हैं, ड्रग्स को यूज़ करते हैं, जो इंजेक्शन के बाद ड्रग्स लेते हैं, जो एक ही नीडल को मल्टीपल पर्सन यूज़ करते हैं, उसके द्वारा भी ये बीमारियां फैल सकती हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा भी बीमारियां फैल सकती हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अगर से प्रॉपर तरीके से अगर साफ नहीं किए गए हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा भी क्या ही बीमारियां फैल सकती हैं। इसके अलावा इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को हेल्दी पर्सन के बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने के तरीके से भी के द्वारा भी ये बीमारियां फैल सकती हैं। हेपेटाइटिस बी एंड HIV का जो वायरस है ये फैल सकता है, एड्स बीमारी फैल सकती है। क्लियर है बेटा। हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्पेस और HIV इन्फेक्शन को छोड़कर बाकी जितनी बीमारियां थी हमारी, सिफिलिस थी, गोनोरिया थी, थ्रस की जो बीमारी थी, ठीक है, कैंडिडियासिस हम जो कहते हैं कैंडिडियासिस कहते हैं, ठीक, क्लेमाइडियासिस हमारी है, इन बीमारियों को हम प्रॉपर ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक कर सकते हैं। अगर इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट से ठीक नहीं किया गया तो बीमारी आगे चलकर गंभीर रूप ले लेती हैं और फाइनली एक तरह का ये HIV का ही एक फॉर्म ले लेती है, इसके चलते इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। तो अर्ली डिटेक्शन जरूरी है, अर्ली ट्रीटमेंट जरूरी है ताकि इन बीमारियों को ठीक किया जा सके।
ठीक है, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीस और एचआईवी इन्फेक्शन ऐसी हैं जिनको हम क्या है परमानेंट तरीके से इसको ठीक नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि एसटीडीज को हम कैसे, इनके जो एसटीडीज होती हैं इनके ट्रांसमिशन को हम कैसे रोक सकते हैं। तो पहला ही पॉइंट हमारा क्या कहता है, मल्टीपल जो पार्टनर के साथ क्या है, वी हैव टू अवॉइड द सेक्स। ठीक है, वी हैव टू अवॉइड द सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स और विद अननोन पार्टनर्स को हम जानते नहीं है, उन पार्टनर के साथ हमें क्या है कोइटस होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो ड्यूरिंग कोइटस हमें क्या कॉन्डोम्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ताकि उन डिजीज को, एसटीडीज को क्या ट्रांसफर होने से रोका जा सके। इसके अलावा थ्रू प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया के थ्रू या न्यूज़ के थ्रू या कुछ अपने चौपाल के जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं, जो पंचायत के तौर पर नुक्कड़ नाटक होते हैं, इनके द्वारा भी हम लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी मदद से क्या हम रोक सकते हैं, इन बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं। उनको बता सकते हैं आम जनता को कि ये बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार से ये फैलती हैं, इनको हम कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, अवेयरनेस, प्रॉपर अवेयरनेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट हमारा होता है कि हम कंसल्ट करें वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ मीटिंग करके कंसल्ट करें कि इनके लक्षण क्या होते हैं, इनका डिटेक्शन कैसे होता है, इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। यानी कि अगर हो भी जाती है तो इनके प्रॉपर टेस्ट करवाए जाएं। ठीक है, टेस्ट करवा कर क्या जाए, उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ली जाए, और वो भी किसके द्वारा बेटा, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर की मदद से ये क्या हम हेल्प ले सकते हैं, ताकि इनकी ट्रीटमेंट क्या है हम प्रॉपर तरीके से कर सकें। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ये तो था हमारा किसके बारे में, एसटीडी के बारे में। तो आज के लेक्चर हमारा बस इतना ही है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी और उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आशा करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझे आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। और आशा करता हूँ कि आपको हमारा जो आज का वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों से भी कहें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।